today I am going to discuss about the soil erosion. What is soil erosion? Destruction of the soil cover is described as soil erosion. जो भी हमारे पास जो सॉइल का अपर वाला कवर होता है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको हम उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड इरोजनल प्रोसेस ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड गो ऑन साइमल्टेनियसली. अब यहाँ पे जो भी सॉइल बनती है उसका जो भी प्रोसेस है और इरोजन जो भी प्रोसेस है वो क्या होता है कि ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड गो ऑन साइमल्टेनियसली. ये चीज़ें मतलब कि एक साथ चलती है, मतलब कि हवा भी और जो पानी भी चलता है, इससे क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाती है. सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस या इरोजनल प्रोसेस ऑफ रनिंग वाटर, मतलब कि जो भी चलता हुआ जो पानी और विंड गो ऑन साइमल्टेनियसली. जनरली देयर इज़ ए बैलेंस बिटवीन दिस टू प्रोसेस. अब इन दोनों प्रोसेस के बीच में कोई बैलेंस है, तो जनरली देयर इज़ ए बैलेंस, मतलब कि दोनों के बीच में क्या एक बैलेंस है बिटवीन दिस प्रोसेस. रेट और रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल. अब यहाँ पे क्या है, जब हम फाइन पार्टिकल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो रेट और रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस, मतलब कि जो भी फाइन पार्टिकल है जब हम उसको सरफेस से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, इज सेम एज द रेट ऑफ एडिशन ऑफ पार्टिकल टू द सॉइल लेयर. और ये बिल्कुल सेम है कि जब हम क्या करते हैं एज द रेट ऑफ एडिशन ऑफ पार्टिकल टू द सॉइल लेयर, और जो भी पार्टिकल को मतलब कि एडिशन करते हैं टू द सॉइल लेयर में. तो इंपॉर्टेंट है, सॉइल रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल from the surface is same as the rate of addition of particle to the soil layer. important है getting. तो रेट और रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल, जो हमारे पास फाइन पार्टिकल जब रिमूव होते हैं सॉइल सरफेस से, वो बिल्कुल सेम होते हैं जब हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं सॉइल लेयर के ऊपर. getting. सॉइल इरोजन इज़ द सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. जो सॉइल इरोजन है ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की. एंड इट्स नेगेटिव इफेक्ट और सीन इन द अदर प्लेसेस. और इसके जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो दूसरे स्पेयर में हमें दिखना शुरू हो जाता है. समटाइम्स सच ए बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर. अब कुछ टाइम ये जो फैक्टर है, ये मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ये डिस्टर्ब्ड बाय नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर. कुछ टाइम ये जो बैलेंस जब बैलेंस हो जाता है तो ये किस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, या तो नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर से, लीडिंग टू ए ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल. और इससे क्या होता है कि जो सॉइल की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत तादाद में क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. ह्यूमन एक्टिविटी टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन टू ए ग्रेट एक्सटेंट. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये भी सॉइल इरोजन के लिए कॉज बनता है. ठीक है, तो सॉइल इरोजन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी कॉज होता है. गेटिंग. एक्शन एज द पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड ऑन द लैंड ऑल्सो इंक्रीज. जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड की डिमांड भी ऑब्वियसली बढ़ रही है. इस वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है कि जो भी हमारे पास रूट्स हैं उनके साथ जो मतलब सॉइल क्या करती है, रूट्स को बिल्कुल मतलब कि जो रूट्स है वो सॉइल को बिल्कुल होल्ड करके रखती है. और जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो अपनी जो भी होल्ड था वो सारा लूज हो जाएगा. और इस वजह से जैसे ही विंड, स्ट्रॉन्ग विंड या तो स्ट्रॉन्ग विंड आती है या तो बारिश पड़ती है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो भी सॉइल है अपर लेयर वो सारी बह जाती है. गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. तो सॉइल इरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, और ये नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है हर एक स्फीयर के लिए. सम टाइम सच ए बैलेंस, कुछ टाइम ये बैलेंस कौन डिस्टर्ब करता है, या तो नेचुरल या तो ह्यूमन एक्टिविटी फैक्टर्स, लीडिंग टू ए ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल. इससे क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल होता है ये बहुत ही तादाद में रिमूव हो जाती है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ग्रेट एक्सटेंट है. और जैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड भी लैंड की इंक्रीज़ हो जाती है. फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन रिमूवल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. फॉरेस्ट और जो भी नेचर रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं, रिमूव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. तो इससे क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए इन चीज़ों को रिमूव किया जाता है फॉर कल्टीवेशन, फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स एंड फॉर वेरियस अदर नीड्स. चाहे ग्रेजिंग एनिमल के लिए हो चाहे अदर नीड्स के लिए हो. विंड एंड वाटर आर पावरफुल एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन. विंड और वाटर है ये सबसे पावरफुल एजेंट है किसके लिए, सॉइल इरोजन के. बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिमूव सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट. इसके लिए क्योंकि इसके अंदर एक एबिलिटी है कि ये सॉइल को रिमूव कर सकता है और इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है. तो विंड एंड वाटर आर द पावरफुल एजेंट ऑफ द सॉइल. एंड आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पावरफुल एजेंट ऑफ द सॉइल इरोजन. तो विंड एंड वाटर आर द पावरफुल एजेंट ऑफ द सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिमूव सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट. और इसके अंदर ये एक एबिलिटी है कि ये सॉइल को रिमूव करेगा और चीज़ को ट्रांसपोर्ट भी करेगा. विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. जो विंड इरोजन है ज़्यादातर कहाँ पे होता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है. तो विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. इन रीजन विद हैवी रेनफॉल एंड स्टीप स्लोप. इन रीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है और स्लोप कैसे होता है, बिल्कुल स्टीप होता है. ठीक है. एक्सटेंड बाय द रनिंग
वाटर मोर सिग्निफिकेंट। और ये क्या करता है, स्टीप स्लोप इरोजन बाय द रनिंग वाटर, मतलब इरोजन किस वजह से होता है, जब तेज़ बहाव चलता पानी का, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। गेटिंग। तो वाटर इरोजन विच इज़ मोर सीरियस एंड ऑकर्स एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो वाटर इरोजन है ये ज़्यादातर बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता है। टेकिंग प्लेस मैनली इन द फॉर्म ऑफ, मतलब किसके फॉर्म में पाया जाता है, या तो शीट या तो गली इरोजन, याद रखना, या तो शीट के फॉर्म में या तो गली इरोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेटिंग। वाटर इरोजन विच इज़ मोर सीरियस, जो वाटर इरोजन है ये बहुत ही सीरियस है, एंड ऑकर्स एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये अलग अलग पार्ट्स इंडिया में पाया जाता है। टेकिंग प्लेस मैनली इन द फॉर्म, मतलब किसके फॉर्म में पाया जाता है, या तो शीट या तो गली इरोजन। शीट इरोजन टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर ए हैवी शावर। अब शीट इरोजन क्या होता है, वो लेवल लैंड के ऊपर पाया जाता है जब बहुत सारी क्या पड़ती है, बारिश पड़ती है, ठीक है, आफ्टर ए हैवी शावर, ठीक है, बहुत ही पानी का बहाव होता है। एंड द सॉइल इरोजन, सॉइल रिमूवल इज़ नॉट ईजिली नोटिसेबल, और जिस टाइम सॉइल इरोजन होता है तो हम उनको आराम से नोटिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बट इट इज़ हार्मफुल सिंस इज रिमूव द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल भी है। क्यों? इसलिए हार्मफुल है कि ऊपर वाला जो फाइन जो लेयर होती है सॉइल की वो सारी बह जाती है। तो सिंस इज रिमूव्स द फाइनर एंड मोर फर्टाइल सॉइल, इसलिए ये ऊपर वाली जो भी सतह होती है वो रिमूव हो जाती है, और जो भी फर्टाइल सॉइल होती है वो सारी बह जाती है। तो वाटर इरोजन विच इज़ मोर सीरियस एंड ऑकर एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती है, और इस किसके फॉर्म में, शीट्स और गली इरोजन। शीट इरोजन टेक्स प्लेस ऑन लेवल लाइन पे पाई जाती है आफ्टर हैवी शावर एंड द सॉइल इरोजन, सॉइल रिमूवल इज़ नॉट बाइंडिंग नोटिसेबल, ठीक है, बट इज़ हार्मफुल सिंस इट रिमूव द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। ग्री। तो इससे क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है वो सारी बह जाती है। अब है गली इरोजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गली इरोजन इज़ ए कॉमन ऑन स्टीप स्लोप। जो गली इरोजन होता है ज़्यादातर ये कॉमन कौन से स्लोप में होता है, स्टीप। गेटिंग। तो गली इरोजन कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज स्टीप स्लोप में। गलीज डीपन विद रेनफॉल, मतलब गलीज कब गहरी होती है, जब बहुत सारी रेनफॉल होती है। एट कट द एग्रीकल्चर लैंड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, और जो एग्रीकल्चर लैंड्स होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब कि कट हो जाती है। एंड मेक देम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और ये हमारे कल्टीवेशन के लिए अनफिट बन जाती है। गेटिंग। तो गली इरोजन इज़ कॉमन ऑन स्टीप स्लोप। याद रखना, गली इरोजन कहाँ पे कॉमन है, स्टीप स्लोप पे। गली डीपन हो जाती है विद रेनफॉल, कट द एग्रीकल्चर लैंड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट एंड मेक देम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और जो कल्टीवेशन के लिए है ये अनफिट बन जाती है। गेटिंग। ये रीजन विद अ लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रिवाइंस इज कॉल्ड ए बैडलैंड टॉपोग्राफी। तो ये रीजन जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ गलीज है या रिवाइंस है, इज कॉल्ड ए बैडलैंड टॉपोग्राफी। जहाँ पे डीप गलीज और रिवाइंस है उनको कहा जाता है बैडलैंड टॉपोग्राफी। रिवाइंस आर वाइड स्प्रेड इन द चंबल बैसन। जो रिवाइंस है ये कहाँ तक फैली है, चंबल बैसन तक। बिसाइड दिस दे आर आल्सो फाउंड इन तमिल एंड वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा ये कहाँ तक पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। द रिवाइंस आर वाइड स्प्रेड इन चंबल बेसन। तो जो रिवाइंस है वो कहाँ तक फैली हुई है, चंबल बेसन पे। बिसाइड दिस दे आर आल्सो फाउंड इन द तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल तक पाई जाती है। गेटिंग। द कंट्री इज़ लूजिंग अबाउट 8,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू रिवाइंड एवरी ईयर। तो ये हमारी जो कंट्री है वो कम से कम 8,000 हेक्टेयर्स ऑफ जो लैंड है उसको क्या कर रही है, लूज़ कर रही है हर साल, ठीक है। याद रखना, द कंट्री इज़ लूजिंग अबाउट 8,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड। हमारी जो कंट्री है कम से कम 8,000 जो लैंड है उसको लूज़ कर रही है हर साल, ठीक है, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू रिवाइंड एवरी ईयर। सॉइल इरोजन इज ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। जो सॉइल इरोजन है ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। तो सॉइल इरोजन इज ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। अगर सॉइल इरोजन है ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है किसके लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। एंड इट्स नेगेटिव इफेक्ट आर सीन इन अदर स्फीयर आल्सो, और इसके कुछ नेगेटिव सीन है और दूसरे भाग में भी देखे जाते हैं, ठीक है, दिखे हैं। इरोडेड मटेरियल्स आर कैरी डाउन टू रिवर्स एंड दे लोअर डाउन देयर कैरिंग कैपेसिटी। और जो भी इरोडेड मटेरियल है वो ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, रिवर्स में, और इससे क्या होता है उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो सारी डाउन हो जाती है। एंड कॉज फ्रीक्वेंट फ्लड एंड डैमेज टू एग्रीकल्चर लैंड, और इससे क्या होता है फ्रीक्वेंट फ्लड आ जाता है और डैमेज होते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड में।
द कंट्री इज़ लूजिंग अबाउट 8,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू रिवाइन एवरी ईयर। तो हमारी जो कंट्री है कम से कम 8,000 जो भी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है रिवाइंस वो हमेशा लॉस होता है, मतलब कि सारा ख़त्म हो जाता है। तो इस वाली इरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, और इसका नेगेटिव इफेक्ट सीन हमें दिखने पड़ता है कुछ स्पेयर्स में भी। इरोडिंग मटेरियल आर कैरी डाउन टू रिवर, और इरोडिंग मटेरियल कहाँ पे आ जाता है, रिवर में। दे लोअर डाउन देयर कैरिंग कैपेसिटी, इससे क्या होता है उनकी जो भी कैरिंग कैपेसिटी है वो सारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड कॉज फ्रीक्वेंट फ्लड एंड डैमेज टू एग्रीकल्चर लैंड, अब इससे क्या होता है एग्रीकल्चर लैंड में बार बार फ्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट वन इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। जो डिफॉरेस्टेशन है ये सबसे मेजर कॉज है हमारे पास सॉइल इरोजन का। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। प्लांट्स कीप सॉइल बाउंड इन लैक ऑफ रूट्स एंड दस प्रेवेंट सॉइल इरोजन आल्सो। अब इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। याद रखना जो डिफॉरेस्टेशन है यही सबसे मेजर कॉज है सॉइल इरोजन का। प्लांट्स की सॉइल बाउंड इन लॉक ऑफ रूट्स, जो प्लांट्स है वो क्या करता है, सॉइल बाउंड इन लॉक ऑफ रूट, मतलब रूट्स के साथ सॉइल को बिल्कुल बाउंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। एंड दस प्रिवेंट इरोजन आल्सो, और ये इरोजन से बचाता है। दे आल्सो ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, और ये क्या करता है सॉइल में ह्यूमस जमा कर देता है बाय शेडिंग लीव्स एंड ट्वैग्स। ठीक है, और वहाँ पे लीव्स और ट्विग्स क्या कर देता है, छोड़ देता है। गेटिंग। फॉरेस्ट हैव बीन डेन्यूटेड प्रैक्टिकली इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो फॉरेस्ट है बहुत सारे मतलब कि इंडिया के पार्ट्स में क्या हो जाता है, ये डेन्यूटेड हो जाता है, मतलब कि मतलब कि बेयर हो जाता है, ठीक है, अनबियरिंग हो जाता है। ठीक है, बट देयर इफेक्ट ऑन सॉइल इरोजन और मोर इन हिली पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन इनका जो भी इफेक्ट है वो ज़्यादातर हमें हिली एरियाज़ में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिखने को मिलता है। गेटिंग। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है किसका, सबसे मेजर कॉज है सॉइल इरोजन का। इसलिए जो भी सॉइल है, जो भी प्लांट्स है वो क्या करता है सॉइल को बाउंड रखता है लॉक ऑफ रूट्स के साथ, और इससे इरोजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और वो ह्यूमस को भी ऐड करता है सॉइल के साथ कि ताकि लीव्स और बाय शेडिंग लीव्स एंड ट्वैग्स। ठीक है, फॉरेस्ट हैव बीन डेन्यूटेड प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बट देयर इफेक्ट ऑन सॉइल इरोजन आर मोर इन हिली पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गेटिंग। उसके बाद fairly large area of arable land in the irrigated zone of India is becoming saline because of over irrigation. The salt logged in lower profile of the soil comes up to the surface and destroy its fertility. अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास फेयरली लार्ज एरिया ऑफ एरेबल लैंड्स होता है, किस एरिया में, इरीगेटेड जोन में, वो क्या हो जाता है, सलाइन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरीगेशन होती है। तो सॉल्ट लॉक्ड इन लोअर प्रोफाइल, और यहाँ पे सॉल्ट जमा हो जाता है। ठीक है, ऑफ द सॉइल कम ऑफ टू द सरफेस एंड डिस्ट्रॉय इस फर्टिलिटी, और जो सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, इससे इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। गेटिंग। केमिकल फर्टिलाइजर, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है किसके एब्सेंस पे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स और आल्सो हार्मफुल टू सॉइल। अब यही क्या है, एक हार्मफुल है सॉइल के। तो केमिकल फर्टिलाइजर, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर और आल्सो हार्मफुल टू सॉइल, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर है वो किसके एब्सेंस पे होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर, और यही हार्मफुल है सॉइल के। अनलेस द सॉइल गेट्स एनफ ह्यूमस, ये केमिकल हर्डन्स इट एंड रिड्यूसेस फर्टिलिटी इन द लॉन्ग रन, और ये मतलब कि बहुत देर तक इसकी जो भी फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो fairly large area of arable land in the irrigated zone of India is becoming saline because of over irrigations. The salt logged in lower profiles of the soil comes up to the surface, और इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर और आल्सो हार्मफुल टू द सॉइल अनलेस द सॉइल गेट्स एनफ ह्यूमस, केमिकल हार्डन एंड इट एंड रिड्यूसेस फर्टिलिटी इन द लॉन्ग रन। दिस प्रॉब्लम इज़ कॉमन इन ऑल द कॉमन एरियाज ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर कॉमन होती है बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट पे। विच वर द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, और जो क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला बेनिफिशरीज है। अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया इज़ अंडर सम डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन। याद रखना, अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट लगाया गया है कि अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया, मतलब कि टोटल लैंड ऑफ इंडिया है वो क्या है, कुछ डिग्रेडेशन के अंडर है। एवरी ईयर इंडिया लूजेज मिलियन ऑफ टन्स ऑफ सॉइल, मतलब कि हर साल जो इंडिया है कम से कम मिलियंस ऑफ जो टन्स है वो सॉइल को क्या करता है, लूज करता है। एंड इट्स न्यूट्रिशन एजेंट टू इट्स डिग्रेडेशन, और जो भी उसके न्यूट्रेंट्स जो भी एजेंट्स है उसके डिग्रेडेशन पे। ठीक है, एडवर्सली इफेक्ट्स आवर नेशनल प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है हमारे नेशनल जो भी प्रोडक्टिव होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो इट इज़ इम्परेटिव टू इनिशिएट
इमीडिएट स्टेप टू रिक्लाइम कंजर्व सॉइल। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें इनिशिएट स्टेप लेना चाहिए ताकि हम इस सॉइल को क्या कर सकें, बचा सकें। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये सॉइल कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व, वो सॉइल इरोजन था, ये है सॉइल कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व द सॉइल। गेटिंग, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गेटिंग, कि हम सॉइल को कैसे कंजर्व करें। इफ सॉइल erosion and exhaustion are caused by humans, by corollary also be prevented by the humans। देखो, अगर हमारे पास जो सॉइल इरोजन है और एग्जॉस्शन है, ठीक है, वो किस वजह से हो रहा है, ह्यूमंस एंड कॉरोलरी एक्शन से, तो उनको हम बाय कॉरोलरी आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय ह्यूमंस। और ये कौन बचा सकता है, ह्यूमंस। नेचर हैज़ इट्स ओन लॉज ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस। नेचर के अपने अपने लॉज हैं जो इस चीज़ को क्या कर सकता है, बना सकता है, मेंटेन कर सकता है। नेचर ऑफर एनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ह्यूमन टू डेवलप देयर इकोनॉमी। नेचर क्या करता है, नेचर ऑफर करता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को, किसके लिए, ह्यूमन के लिए, कि ताकि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके विदाउट डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, बिना इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किए हुए। गेटिंग, सॉइल कंजर्वेशन इज़ ए मैथोलॉजी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल कंजर्वेशन एक ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, सॉइल को बचाता है, एक ऐसा मैथोलॉजी है जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है और सॉइल इरोजन से बचाता है। एग्जॉर्शन एंड इम्प्रूव द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द सॉइल। और जो भी इसकी जो भी कंडीशन ख़राब है उसको क्या करता है, इसको इम्प्रूव करता है, ठीक है, जो भी इसकी फर्टिलिटी या जो भी डिग्रेडेशन हो चुकी है इसमें सुधार लाता है। सॉइल इरोजन इज एसेंशियली एग्रीवेटेड बाय फॉल्टी प्रैक्टिसेस। और ये इसके कुछ प्रैक्टिसेस है। फर्स्ट स्टेप इन एनी रेशनल सोल्यूशन, पहला स्टेप है इसका रेशनल सोल्यूशन है, टू चेक ओपन कल्टीवेटेड लैंड। पहले वो चेक करेगा कि इसकी जो कल्टीवेटेड लैंड के ऊपर चेक करेगा ऑन स्लोप फ्रॉम फार्मिंग। सेकंड, लैंड स्लोप ग्रेडियंट। सेकंड क्या करेगा, उसकी ग्रेडियंट क्या लैंड स्लोप की 15 to 25% शुड नॉट बी यूज़ फॉर कल्टीवेशन। अगर 15 to 25% होगी तो वो हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ ऑल द लैंड यूज़ फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेसेस शुड केयरफुली बी मेड। अगर हर एक लैंड को हमने यूज़ करना है एग्रीकल्चर के लिए तो हमें वहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से ट्रेसेस बनाने हैं कि ताकि एक अच्छी प्रोडक्शन हो सके। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, वर्क ग्रेजिंग एंड शिफ्टी कल्टीवेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ओवर ग्रेजिंग करते हैं, है ना, मतलब घास वगैरह अंदर से जो उसकी जड़ होती है वो भी निकाल देते हैं, जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, ठीक है, और भी जो होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करवा दी, ठीक है। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इफेक्टेड द नेचुरल कवर ऑफ लैंड एंड गिव राइज टू एक्सटेंसिव इरोजन। इससे क्या होता है, लैंड के ऊपर फ़र्क पड़ता है, मीडोज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जो भी ग्रेजिंग एरियाज होते हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है कि ताकि वो उनकी जड़ एक मजबूती नहीं रहती, वो सारी जड़ से उखाड़ देते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होती है। गेटिंग, अब शुड बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय एजुकेटेड विलेजर अबाउट द कंसिक्वेंस। इसीलिए हमें गांव में जाके उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। और ये इन जो भी गांव वाले हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए कि इस चीज़ को किस तरह रेगुलेट और कंट्रोल करना है, ठीक है, अबाउट दैट पार्टिकुलर कंसिक्वेंसेस। पहला आ गया काउंटर बंडिंग, सेकंड काउंटर ट्रेसिंग, रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री, काउंटर टेरेसिंग, कंट्रोल ग्रेजिंग, कवर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन और सम ऑफ द रेमेडियल मेजर। ये कुछ एक रेमेडियल मेजर है। गेटिंग, ऑफन अडॉप्टेड टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं कि ताकि सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाए। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एफर्ट शुड बी मेड। अब हमने क्या करना है, कुछ एफर्ट लगाने हैं, ठीक है, कुछ मतलब कि ऐसे एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। शुड बी मेड टू प्रिवेंट गली इरोजन, कि ताकि गली इरोजन को हम बचा सकें, एंड कंट्रोल देयर फॉर्मेशन, और इनकी जो भी फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल कर पाएँ। फिंगर गलीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय ट्रेसिंग। जो भी फिंगर गलीज है उनको हम ख़त्म कर सकते हैं बाय ट्रेसिंग से। इन बिगर गलीज इरेसिव वेलोसिटी ऑफ वाटर में बी रिड्यूस बाय कंस्ट्रक्टिंग ए सीरीज ऑफ चेक डैम। बिगर डैम्स में क्या होता है, बिगर गलीज में क्या होता है, जो भी इरेसिव वेलोसिटी होती है वाटर की, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जब हम यहाँ पे बहुत सारे डैम बनाते हैं। स्पेशल अटेंशन शुड बी मेड टू कंट्रोल हेडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ गलीज। अब हमने क्या करना है, कुछ अटेंशन लेनी है कि ताकि हमने इस हेडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ गलीज को किस तरह से कंट्रोल करना है। गेटिंग, कैन बी डन बाई, अब इनको कैसे कंट्रोल करना है, कैन बी डन बाई गली प्लगिंग, ट्रेसिंग और प्लांटिंग वर कवर वेजिटेशन।
क्या करना है, गली गली प्लगिंग करना है, रेसिंग करना है और प्लांटिंग कवर वेजिटेशन, और क्या करना है उसके बाद प्लांटिंग कवर वेजिटेशन। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज should be made to protect cultivated land from encroachment by sand dunes through developing shelter belt of trees and agroforestry। गेटिंग, एरिड एंड सेमी एरिड जो एरियाज होता है वहाँ पे हमें थोड़ा सा एफर्ट लगानी है कि ताकि हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, कल्टिवेटेड लैंड्स फ्रॉम अनक्रोचमेंट, जो भी कल्टिवेटेड लैंड्स है उनको अनक्रोचमेंट से बचा सकें, बाय सैंड ड्यून थ्रू डेवलपिंग शेल्टर बेड्स ऑफ ट्रीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। गेटिंग, लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, ऐसे लैंड जो सूटेबल नहीं है किसके लिए, कल्टिवेशन के लिए, शुड बी कन्वर्टेड इनटू पास्चर फॉर ग्रेजिंग। ऐसे लैंड जो कल्टिवेशन सूटेबल नहीं है तो उनको हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए या तो पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग, मतलब कि भेड़ बकरियों को चराने के लिए, जो भी कैटल्स वगैरह उनके लिए। एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन मेड, अब यहाँ पे हमें क्या करना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने मेड किए हैं टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स, कि ताकि हम सैंड ड्यून को स्टेबलाइज कर सकें इन वेस्टर्न राजस्थान बाय द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसके द्वारा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, बाय सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। गेटिंग, द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, अब जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड है वो क्या है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको किसने सेटअप किया है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। प्रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड है वो किसने सेटअप किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। प्रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ प्लांट, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को प्रिपेयर किया है फॉर सॉइल कंजर्वेशन के लिए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड क्या है, ये किसने सेटअप किया है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड किसने सेटअप किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। प्रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ प्लान्स, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लान्स तैयार किए हैं सॉइल को बचाने के लिए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये याद रखना, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन जो बोर्ड है उन्होंने सेटअप किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इन्होंने बहुत सारे प्लान तैयार किए हैं सॉइल को बचाने के लिए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्लान्स आर बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, कन्फिगरेशन ऑफ लैंड एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्लान्स आर बेस्ड ऑन, जो प्लान्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, कन्फिगरेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल बिहेवियर ऑफ द पीपल। याद रखना, तो जो भी जितने भी जो प्लान्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का वातावरण कैसे है, कन्फिगरेशन ऑफ लैंड कैसी है, और वहाँ का सोशल बिहेवियर कैसे है लोगों का। ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ का सोशल बिहेवियर कैसे है लोगों का। तो जो भी प्लान्स है वो इसलिए बनाए गए कि ताकि सॉइल को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो प्लान्स आर बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कन्फिगरेशन ऑफ लैंड कैसी है, एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल। दिस प्लान्स आर फ्रैगमेंटल इन नेचर, और ये भी जो प्लान्स है ये फ्रैगमेंटल है नेचर में। याद रखना, तो दिस प्लान्स आर फ्रैगमेंटल इन नेचर। तो ये जो प्लान्स है ये क्या है, फ्रैगमेंटल इन नेचर। इंटीग्रेटेड लैंड यूज़, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड लैंड यूज़। इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ प्लानिंग बेस्ट टेक्निक फॉर प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन। तो इंटीग्रेटेड लैंड हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं, प्लानिंग बेस्ट टेक्निक फॉर प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन। तो इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो भी लैंड है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, प्लानिंग करते हैं और बेस्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं कि ताकि हम सॉइल को बचा सकें। लैंड शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर, अब जो लैंड है उनको क्या करते हैं हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, लैंड यूज़ मैप क्या है, शुड बी प्रिपेयर्ड, कैपेबिलिटी क्या है, लैंड यूज़ मैप हम बनाते हैं। लैंड शुड बी पुट टू राइट यूजेस, अब जो भी लैंड है उनको हम प्रॉपर यूजेस में मतलब कि लैंड शुड बी पुट टू राइट यूजेस, और जो भी लैंड है उनका हम सही इस्तेमाल करें, मतलब कि उनके अच्छी यूजेस के लिए इस्तेमाल करें। गेटिंग, लैंड शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, मतलब कि उनको जो भी लैंड है उनको ऐसे क्लासीफाई किया कि किस लैंड में मतलब कौन सी हम फसल मतलब उगाएं, उसकी कैपेबिलिटी किस चीज़ को उगाने के लिए सक्षम है। तो कैपेबिलिटी पे देखना चाहिए, लैंड यूज़ मैप होना चाहिए, शुड बी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। गेटिंग, एंड लैंड शुड बी पुट टू राइट यूज़, और जो भी लैंड है उनको एक प्रॉपर यूज़ के लिए यूज़ करें, प्रॉपर चीज़ों की यूज़ करें। द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द कंजर्वेशन ऑफ लैंड विल
रेस्ट ऑन द पीपल। इसीलिए जो भी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों, इस लैंड को कंजर्व करने के लिए, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो किस तरह से इन चीज़ों को रिसीव करते हैं और वहाँ से किस तरह से बेनिफिट लेते हैं। तो जो भी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों के ऊपर होता है कि वो किस तरह से इस चीज़ को कंजर्व करते हैं और कैसे इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। दिस आर द important points of the soil conservation and the soil degradation and the soil erosion. Getting? I hope everybody clear. तो ये चैप्टर मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुका हूँ और इसके बिल्कुल मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स डाले हैं कि ताकि आप यू कैन ईजिली रिवाइज इट, ठीक है, सो दैट यू कैन मेक दियर ओन नोट, ठीक है, विच हेल्प इन द प्री एज वेल एज द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि मेन की एग्जामिनेशन आ रहा है तो इसमें आपको ये चीज़ें मदद करेगी, ठीक है एवरीबॉडी। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा और हर एक चीज़ मैंने कवर की है, ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ी है जिसमें ये चीज़ें मैंने नहीं बनाई है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, इन दिस वीडियोज़। गेटिंग? आई होप